तुम लोग हमारे जूनियर्स हो, ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो बस तुम लोगों से छोटा सा डेयर करवाने वाले हैं। तुमको बस कॉलेज के पीछे वाले जंगल में जाना है। वहाँ एक बड़ा बरगद का पेड़ है। पिछली अमावस्या की रात को उस बरगद के पेड़ के नीचे गांव के गंवार लोगों ने एक काले कपड़े में लिपटी हुई किसी चीज को गाड़ा था। तुमको बस वहाँ जाकर उस पेड़ के नीचे गड़ी उस काले कपड़े की पोटली को निकालना है और उसके बाद हमें वीडियो कॉल करना है। फिर जो भी हम तुमको बताएंगे तुमको बस वही करना है। रात के ठीक 10 बजे काव्या और अंजलि दोनों अपने हाथ में पकड़े मोबाइल्स की फ्लैशलाइट की मदद से रोशनी में आगे बढ़ रहे हैं। जंगल के सन्नाटे में उनके पैरों के नीचे कुचले जाने वाले सूखे पत्तों की चर्र की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। कितना बड़ा जंगल है। तुमको लगता है हम उस पेड़ को ढूंढ पाएंगे जहाँ हमारे सीनियर्स ने हमें जाने को कहा है? अगर ये नहीं किया तो वो लोग हमारा कॉलेज में पढ़ना मुश्किल कर देंगे। तभी अंजलि के पैर के पास से एक गिलहरी गुजरी और वो डर गई। अंजलि ने डरते हुए काव्य का हाथ पकड़ लिया और दोनों की नजरें मिली। डरो मत, बस एक गिलहरी थी। अब काव्य और अंजलि एक दूसरे का हाथ थामे हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ ही दूरी पर उनको एक बरगद का बड़ा सा पेड़ नजर आया। वो देखो, देयर इज अ बनियान ट्री देयर। वो दोनों अब तेजी से उस पेड़ के पास गए। पेड़ काफी बड़ा था और रात में जंगल के बीच काफी डरावना लग रहा था। काव्य ने अपने हाथ से वहाँ की जमीन की मिट्टी हटाई। थोड़ा सा गड्ढा बनने के बाद उनको एक काले कपड़े की पोटली दिखाई दी। मिल गई, उन्हें कॉल करता हूँ। काव्य ने अब स्मिथ को कॉल लगाया और स्क्रीन पर वही तीनों नजर आने लगे। सर देखिए, हम यहाँ पहुँच गए और हमने खुदाई भी कर ली है। ये देखिए पोटली। काव्य ने उनको पोटली दिखाई तो जानवी बोली, ठीक है, अब ये लड़की इस पोटली को खोल के दिखाएगी। ये सुनकर अंजलि को डर तो लगा, लेकिन वो इनकार करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। काव्य मोबाइल को पकड़े हुए था और अंजलि ने डरते डरते उस पोटली को खोला, जिसके अंदर एक सिंदूर की डिब्बी, 7 काली मिर्च, एक नींबू जिसके अंदर 4 सुइयां चुभी हुई थी, ये सभी चीजें दिखाई दी। ये गांव के लोग भी ना बड़े बेवकूफ होते हैं। ये लड़की, अब इस नींबू को उठाओ और उसके अंदर से ये सभी सुइयां निकाल दो। ये सुनकर अंजलि की आंखें फट पड़ी और उसने काव्य को देखा। ये काम मैं करूंगा। नहीं, तू ये नहीं करेगी। अंजलि ने डरते डरते उस नींबू से 4 सुइयां निकाल दी और अचानक उस नींबू से धुआं निकलने लगा। वो दोनों उससे दूर हटे और वो धुआं निकलकर अंजलि के सर पर घूमने लगा। तेज तूफानी हवाएं चलने लगी। अंजलि चलो यहाँ से। काव्य ने अंजलि का हाथ पकड़ा और वो दोनों वहाँ से वापस हॉस्टल की तरफ भागे। अरे यार, ये पागलों की तरह क्यों भाग रहे हैं? कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। तभी न जाने क्यों अंजलि के शरीर में अकड़न होने लगी। क्या हुआ अंजलि? आगे चलो। अंजलि जमीन पर गिर गई और उसका शरीर पूरी तरह कांपने लगा। उठो अंजलि। उसके सर पर कई सारे चील कौवे आकर अजीब तरह का शोर करने लगे और उसकी तड़प और बढ़ती रही। काव्य ने अंजलि का सिर अपनी गोद में रख लिया। अंजलि की आंखें ऊपर की ओर चढ़ गई और उसकी सांस तेज तेज चलने लगी। वो धुआं अभी भी उनके आसपास ही घूम रहा था। तभी अंजलि के मुंह से बहुत भयानक चीख निकली। वो धुआं उसके मुंह में घुस गया और बेहोश हो गई। काव्य ने अंजलि को उठाया और फिर उसे हॉस्टल की तरफ लेकर भागा। इसे कुछ हो न जाए। इन जालिमों ने रैगिंग करने के चक्कर में हम दोनों की जान खतरे में डाल दी। काव्य अंजलि को अपनी बाहों में थामे हुए हॉस्टल के सामने वाले गार्डन में पहुंचाने ही वाला था कि तभी अंजलि की आंख खुल गई। अरे अंजलि, तुम ठीक हो? अंजलि काव्य को इस तरह से देख रही थी जैसे कि उसे पहली बार देख रही हो। उसने काव्य के चेहरे पर हाथ फेरा और बोली, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शुक्रिया मुझे यहाँ लाने के लिए। काव्य ने अब अंजलि को जमीन पर उतार दिया और उसका हाथ थामा। अंजलि के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वो दोनों अब गार्डन में पहुँचे तो वो तीनों वहीं बैठे हुए थे। तुम लोग इस तरह वहाँ से भाग क्यों आए? हमने टास्क पूरा कर दिया, अब आप लोग प्लीज हमें जाने दीजिए। ठीक है, जाओ अपने रूम पर जाओ। अंजलि, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? तुम भी अपने हॉस्टल पहुँचो। मेरा अंजलि से हॉस्टल वर्ड भी ठीक से नहीं बोला जा रहा था, जो बात काव्या को बहुत अजीब लगी। अरे, लगता है तुम अभी भी शौक में हो। वो देखो, उसने रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो जो सामने गेट नजर आ रहा है ना, वो तुम्हारे हॉस्टल का ही है। अब तुम जाओ, मैं भी जाता हूँ। यह कहकर काव्य सीधा अपने हॉस्टल के अंदर घुस गया। उसके पीछे ही जानवी, आकाश और स्मिथ भी अंदर जाने लगे। जानवी मैम, आप अंदर मत जाइए। वार्डन को पता चल गया तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी।
ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं। तुम हमारे ऊपर जाते ही सीढ़ियों के दरवाजे पे ताला लगा देना और रोज की तरह उसको सुबह 5 बजे खोल देना। अब ये सभी हॉस्टल के अंदर चले गए। वो तीनों सीढ़ियों से होते हुए सेकंड फ्लोर पर चले गए और गार्ड ने सीढ़ियों के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया। लेकिन बाहर खड़ी हुई अंजलि के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कुछ देर बाद रात के 12 बज चुके थे। जानवी, आकाश और स्मित तीनों एक कमरे में बैठे हुए ताश खेल रहे थे। अबे ये घुंघरुओं की आवाज कैसी है? यहाँ हॉस्टल में कौन मंजोलिका आ गई? तीनों ने ताश खेलना जारी रखा तो ये आवाज अब और तेज आने लगी, जैसे कोई उनके कमरे के ठीक पास से गुजरा हो। ये कौन है? मुझे लगता है ये कोई जूनियर है जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस फ्लोर पे तो सभी कमरे खाली हैं। रुको, मैं देखता हूँ। आकाश कमरे से निकला और उसने दोनों तरफ गर्दन घुमा कर देखा। कमरे से काफी दूर कॉरिडोर के एक कोने में उसे किसी का अक्स नजर आ रहा था। आकाश उस अक्स की तरफ तेज तेज कदम बढ़ाने लगा और जैसे ही उसके करीब पहुंचा तो उसने पाया ये अंजलि ही थी जिसने साड़ी पहनी थी और पैरों में पाजेब थी। तू पागल हो गई है क्या? हमें डराने चली थी? ये कहकर आकाश उसकी तरफ बढ़ा। तभी अंजलि ने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन पकड़ ली। अरे ये तो आकाश की आवाज है ना? वे दोनों कमरे से निकले तो उनको कुछ शोर सुनाई दिया। कचड़ कचड़ की आवाज, जैसे कोई जानवर मांस चबा रहा हो। वो देखो। वो दोनों भागे और कोने में पहुंचे। उन्होंने देखा कि अंजलि दीवार की तरफ मुंह करके बैठी हुई है और वो आवाज उसके मुंह से आ रही है। जानवी आगे बढ़ी और उसने अंजलि के कंधे पर हाथ रखा। तभी जानवी ने अपनी गर्दन पीछे घुमाकर उन दोनों को देखा और दोनों का दिल दहल उठा। अंजलि की आंखें लाल लाल चमक रही थी, उसकी सांसें फूल रही थी, चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसके मुंह के इर्द गिर्द खून लगा हुआ था और थोड़ी से होता हुआ नीचे टपक रहा था। उसके सामने आकाश का कटा हुआ सिर रखा था और उसी की गर्दन का मांस शायद वो खा रही थी। कौन हो तुम? भागो यहाँ से! वो दोनों सीढ़ियों की तरफ भागे और अंजलि भी भयानक अंदाज में हंसते हुए उनके पीछे पीछे भागी। वो दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजा पीटने लगे, लेकिन उन्हीं के कहने पर दरवाजे के बाहर ताला लगाया गया था। दरवाजे को पीटने की तेज धमधम की आवाज कावी के कानों तक पहुंच गई। अरे ये कौन शोर कर रहा है इतनी रात को? वो कमरे से निकलकर बाहर आया तो उसने सीढ़ियों के नीचे लगे दरवाजे को जोरों से हिलते देखा। खोलो, दरवाजा खोलो, वो हमें मार देगी। खोलो! अरे ये तो स्मित और जानवी की आवाज है। वो बाहर भागा और उसने गार्ड से कहा, अब जल्दी से अंदर चलिए, वो स्मित और जानवी दरवाजा पीट रहे हैं, उसे खोलिए। अरे उन्हीं ने तो कहा था कि 5 बजे खोलना है। तुम कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? तभी तो आदमी एक तांत्रिक के साथ वहाँ पर आए। देखने पर पता चलता है कि वो दोनों आदमी गांव के हैं। जी कहिए। क्या कोई आपके इस विद्यालय से जंगल में गया था? नहीं, लगता तो नहीं। बताइए, वैसे आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? किसी ने बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई कर रखी है। बता दीजिए अगर किसी ने ऐसा किया है तो। जी मुझे पता है, कुछ सीनियर्स ने मुझसे और मेरी एक फ्रेंड से ऐसा करवाया था, लेकिन बात क्या है? ये क्या किया तुम लोगों ने? पता भी है कितना बड़ा खतरा है वो? उस नींबू के अंदर शूर्पणखा की आत्मा को कैद किया गया था। जिसने भी वो सुई नींबू से निकाली है, अब शूर्पणखा की आत्मा उसी के शरीर में होगी। ये शूर्पणखा कौन है? वो हमारे गांव में ही एक छोटे से घर में रहा करती थी। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द सभी को अपना शिकार बनाकर उनके मांस का सेवन करती थी। मैंने अपने कुछ साथियों के साथ उसको मारकर उसकी आत्मा को उस नींबू के अंदर कैद कर दिया था। उस लड़की ने उस नींबू से सुइयां निकाली तो इसका मतलब है कि अब उस लड़की के शरीर में शूर्पणखा की आत्मा है। बचाओ, हमें बचाओ, ये हमें मार देगी, बचाओ! अरे ये आवाज किसकी है? जल्दी चलो, शायद वो वही है। अब ये सभी लोग तेजी से अंदर भागे। दरवाजे पर अब एक अजीब तरह की शांति छाई हुई थी। गार्ड ने चाबी लगाई और ताला खोला। वो सभी सीढ़ियों से चलकर ऊपर पहुंचे तो सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। जानवी और आकाश का मृत शरीर जमीन पर पड़ा था। अंजलि अपने उसी भयानक अवतार में जमीन पर बैठी हुई थी। उसने अपने दोनों टांगों से स्मित की गर्दन को जकड़ रखा था। स्मित अभी जिंदा था, लेकिन उसकी पकड़ में था। शूर्पणखा, इस लड़की को छोड़ दो, निकल जाओ उसके शरीर से। अगर सामने आए तो इस लड़के को भी मार दूंगी। ये सुनकर उस तांत्रिक ने अपने झोले से
सिंदूर की डिब्बी निकाली और अंजलि के ऊपर फूंकी। शूरपंखा ने इश्मित के सीने को चीर डाला और उसका दिल निकाल लिया। फिर उसको इन सभी की तरफ दिखाते हुए बोला, ये देखो, इसकी मौत के जिम्मेदार तुम लोग हो। अब उस तांत्रिक ने अपने झोले से एक सुई धागा और एक नींबू निकाला। उसने मंत्र पढ़ते हुए उस नींबू को धागे में पिरो लिया, फिर अंजलि की तरफ बढ़ा। आगे मत आना, तुझे भी मार दूंगी। अब काव्य ने आगे बढ़कर अपनी बाहों में अंजलि को जकड़ लिया छोड़। और वो तांत्रिक उस नींबू को अंजलि के सिर पर घुमाने लगा। नहीं नहीं, तू ये ठीक नहीं कर रहा, छोड़ दे मुझे, छोड़। 7 बार नींबू घुमाने के बाद अंजलि के शरीर में फिर से अकड़न पैदा हुई। उसके शरीर से कुछ धुआं सा निकला और उस नींबू के अंदर समा गया। उस तांत्रिक ने तेजी से उस नींबू के अंदर 4 सुइयां घुसेड़ दी। अंजलि अब बेहोश हो चुकी थी। काव्य उसके पास ही रुका रहा। अब तांत्रिक और वो दोनों आदमी वहां से चले गए। उन्होंने फिर से उस नींबू को काली पोटली में डाल के जमीन में गाड़ दिया। इस तरफ अंजलि होश में आते ही काव्य से लिपट गई। शायद उसे कुछ कुछ याद था कि उसके साथ क्या हुआ था। काव्य ने भी अंजलि को कस के अपनी बाहों में भर लिया।